नमस्कार, आदाब। मैं ऐश्वर्य यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस नेता रघुवर श्रीधर रेड्डी ने आज कहा कि हालांकि इसी का दावा है कि तेलंगाना राज्य में 91% इनोमिनेशन फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि उन्हें अभी तक फॉर्म नहीं मिले हैं और बीएलओ उनके घर नहीं आए हैं। बीएलओ को कम से कम 3 बार घर का दौरा करना चाहिए, लेकिन इसकी ठीक से निगरानी कौन कर रहा है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो रहा है। जमीनी स्तर पर कई कमियां हैं। ऐसा लगता है कि बीएलओ को ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कई चिंताएं हैं। वो वोटरों को फॉर्म भरने वगैरह में ठीक से मदद नहीं कर रहे हैं। मैं इसी से मांग करता हूं कि वो और हेल्प डेस्क लगाएं ताकि ये प्रक्रिया पूरी हो सके। राम मंदिर चंदा में कथित हेराफेरी के मामले में बीजेपी नेता बूरा नरसैया गौड़ ने कहा है कि इस मामले में कुछ कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार किया है, जिससे कई हिंदुओं को दुख पहुंचा है। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां राम मंदिर या भगवान राम के अस्तित्व में विश्वास नहीं करती थीं, वो अब इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि आज मैंने कुछ रिपोर्ट देखी जिनमें कहा गया है कि आरोपी 6 महीने से यूपी में विपक्षी नेताओं के संपर्क में थे। अगर ये सच है तो हो सकता है कि कुछ लोग राम मंदिर को बदनाम करना चाहते हो। जांच से सच सामने आ जाएगा। भरोसा बहाल करने के लिए दोषियों को सबसे कड़ी सजा दी जाएगी। हैदराबाद के सांसद और एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना सरकार से अपील की है कि वो योग्य नागरिकों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करे और अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले जरूरी कदम उठाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार को मतदाता वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को होने वाली मुश्किलों का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया है कि दस्तावेजों की जरूरतें समाज के कमजोर वर्ग पर बहुत ज्यादा असर डाल सकती है और जरूरी रिकॉर्ड व पहचान से जुड़े दस्तावेज आसानी से उपलब्ध कराने की जरूरत पर जोर दिया है। ओवैसी ने इस प्रक्रिया पर बीआरएस के की भी आलोचना की और आरोप लगाया कि तेलंगाना में 1 दशक तक सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी इस मुद्दे पर चुप रही। उन्होंने दावा किया है कि पिछली सरकार तेलंगाना में वोटर वेरिफिकेशन के लिए बताए गए 12 जरूरी दस्तावेजों में से 3 के उपलब्ध न होने के बारे में चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने में नाकाम रही। ये टिप्पणी मतदाता दस्तावेजों, मतदाता सूची में संशोधन और नागरिकों के लिए सरकारी रिकॉर्ड की उपलब्धता पर चल रही चर्चाओं के बीच आई है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक एक महिला ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोप है कि पहले पति को अत्यधिक शराब पिलाई गई, फिर उसके साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसके शरीर में सिरिंज के जरिए टॉयलेट क्लीनर हार्पिक इंजेक्ट कर दिया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। आरोपियों ने घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन मृतक परिजनों के शक के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस जाँच के मुताबिक निजामाबाद शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले प्रशांत और उनकी पत्नी संध्या के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। जांच में सामने आया कि संध्या का किसी अन्य व्यक्ति के साथ कथित प्रेम संबंध था, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। आरोप है कि इसी वजह से संध्या ने अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। बीजेपी प्रवक्ता शेख बाजी ने कहा है कि अभी पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जब तक वोट उनके पक्ष में पड़ते हैं तब तक बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो वोट दुश्मन देशों के नागरिकों से ही क्यों न मिले। तेलंगाना और कर्नाटक में यही सोच हावी है, इसलिए कांग्रेस शासित इन राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया को फिर से कराना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ रहने वाले लोगों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र देने की वकालत करते हैं। हालांकि ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने से पहले चुनाव आयोग की अनिवार्य एसआईआर प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जिसके तहत दस्तावेजी सबूतों के साथ खास फॉर्म यानी फॉर्म 6, 7 और 8 जमा करना जरूरी होता है। देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कांग्रेस का निनाद है वो वोट मिल गया, वोट डालने वाले, वोट देने वाले हमको दिए तो बस, वो कोई दुश्मन देश वाले भी वोट दिएंगे। इसी निनाद चलते हैं तेलंगाना और कर्नाटका में। इसी वजह से और एक बार कांग्रेस शासित राज्यों में एक बार फिर एसआईआर प्रोसेस करना जरूरी है। आज असदुद्दीन ओवैसी ने कहते हैं जो लोग रहते हैं उसके परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना बोल के, लेकिन हम कहते हैं जिसे परमानेंट सर्टिफिकेट देने पहले as per rule of election commission the process of SIR कैसे कहते हैं, जैसे ही फॉर्म फिलअप करके देना है, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8 में हर चीज में बताने के लिए एविडेंस लेके कोई लोग करते हैं, इसको देना है। आज अभी आंध्र प्रदेश में विजयनगरम राजमपेटा में डेप्थ में
एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण पर कहा है कि जब मंदिर बनाया जा रहा था तब वहां की जमीन को लेकर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया था। जो जमीन 2 करोड़ रुपए में अभी खरीदी गई थी उससे कुछ ही मिनट बाद मंदिर ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए में बेचा गया। इसी के साथ वहां जो भी खर्चा किया गया वो 40% अधिक था। लोगों ने अच्छी भावना के साथ जो पैसा दिया था और उसमें अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो ये गलत है। इसके बाद चढ़ावे में भी भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार होने के समय जो लोग वहाँ आधिकारिक पदों पर बैठे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सीआईडी, ईडी या सीबीआई जैसी संस्थाएं तो कार्रवाई नहीं करेंगी, इसलिए यहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए। यूसीसी बिल पर एआईयूडीएफ के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि एआईयूडीएफ इसका विरोध करता है क्योंकि ये मंजूर करने लायक नहीं है। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के खिलाफ भी है। ये तो पूरी इंसानियत के ही खिलाफ है। कोई भी धर्म इस यूसीसी को नहीं मानता है। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म का आजादी से पालन करने की इजाजत देता है। संविधान में यही प्रावधान है। उन्होंने आगे कहा है कि रही बात ड्रग्स के मुद्दे की, तो जो कोई भी ड्रग्स की खरीद फरोख्त, डीलिंग, दलाली या किसी भी तरह से ड्रग के मामले में शामिल पाया जाए उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। एआईयूडीएफ का अपोज इसलिए कर रहा है कि अमानियत है। इसे यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, यूसीसी हिंदुओं के भी खिलाफ है, पारसियों के खिलाफ है, क्रिश्चियन के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी धर्म यूसीसी को नहीं मानता। हिंदुस्तान में हमारा संविधान इजाज़त देता है कि हर आदमी अपने मजहब के ऊपर अमल करे, आज़ादी से करे, ये संविधान में। दैट्स वाई ड्रग्स के बारे में जो भी पकड़ा जाए वो ड्रग्स का व्यापार करता हो, लेन देन करता हो, दलाली करता हो, जो कुछ भी करता हो उनको फांसी दे। मानसून ने इस बार जो रौद्र रूप दिखाया है उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि कुदरत के आगे हमारी करोड़ों अरबों की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं कितनी बौनी हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हो या हिमालय की वादियां, हर जगह पानी अपनी ताकत दिखा रहा है। इन हादसों की सबसे बड़ी त्रासदी सिर्फ मौतों का आंकड़ा नहीं बल्कि एक सवाल है जो हर साल गूंजता है, क्या हमने वाकई कुछ सीखा है और कैसे सरकारें फेल होती जा रही है। नासिक में बादल फटने की चेतावनी पर विधायक सरोज अहिरे ने कहा कि मैं कल से ही कलेक्टर के संपर्क में हूँ। सही प्लानिंग की गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करती हूँ कि वो घर पर रहें और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। घूमने फिरने के लिए कहीं जाने का जोखिम न उठाएं। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए खुद को सुरक्षित रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। हम हर 3 घंटे में अपडेट ले रहे हैं। मैं कल से फॉलोअप में हूँ कलेक्टर साहब के, तो अच्छे से नियोजन किया हुआ है। वहाँ पे लोगों से विनती की जा रही है क्योंकि हम लोग किसी का प्लान तो नहीं चेंज कर सकते। तो मेरी सभी यंगस्टर्स से विनती है कि घर पर माँ बाप है तो आप माँ बाप का ध्यान रखिए, खुद की फैमिली का ध्यान रखिए। कहीं पे टूरिज्म के लिए जाने की रिस्क न ले क्योंकि अभी और भी बारिश है, 2-3 महीने अपने यहाँ पे बारिश रहने वाली है। लेकिन आज जो बड़ी बारिश का जो संकेत दिया गया है उस हिसाब से अपना खुद का रक्षण करना, संरक्षण करना ये। आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के इलाके में स्थित गणपति नगर के एक प्लास्टिक गोदाम में आग लग गई। इस बारे में अभी जानकारी सामने आई है। जोन में रानीपेट के कार्डबोर्ड स्टोर करने और रिसाइकल करने वाली एक यूनिट में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई थी, जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया था। ये घटना एक प्राइवेट कंपनी में हुई जहाँ पुराने कार्डबोर्ड और केमिकल वाले डब्बे रखे हुए थे। आग संभवतः बिजली की खराबी की वजह से लगी, जिससे आसानी से आग पकड़ने वाले कार्डबोर्ड और केमिकल के डब्बे तेजी से जलने लगे। आग देखने वाले लोगों ने तुरंत फायर एंड रेस्क्यू सर्विस डिपार्टमेंट और पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर 5 से ज्यादा दमकल गाड़ियां भेजी गई और फायर फाइटर्स ने कई घंटों तक काम करके स्थिति पर काबू पाया। तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके को उस समय बड़ा झटका लगा जब उसके वरिष्ठ नेता केबीएस राजा ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की। राजा एआईएडीएमके के महासचिव के पलानीस्वामी के चचेरे भाई और लंबे समय से पार्टी संगठन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। राजा ने अपने कुछ समर्थकों के साथ इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि उन्होंने लगभग 3 दशक तक पार्टी की सेवा की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। उनका आरोप है कि 2 बार टिकट बंटवारे के दौरान उन्हें नजरअंदाज किया गया। केबीएस राजा एआईएडीएमके के एमजीआर में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी पद पर काम करते थे। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा और योगदान को सही सम्मान नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्होंने संगठन से अलग होने का फैसला किया है। राजा ने फिलहाल अपने भविष्य की राजनीतिक योजनाओं का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होंगे या स्वतंत्र रूप से राजनीतिक गतिविधियां जारी रखेंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।